हेलो दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिस्तर पर लेटते ही फिर मुझे महेश की याद सताने लगी और बार बार मेरे सामने उसका चेहरा घूमने लगा। कितना समझाया था सुबह मैंने, लेकिन मेरी एक न मानी और दोस्तों के साथ ऐसी खतरनाक सोच लेकर वह घर से बाहर निकल गया। पता नहीं आज वह कहाँ कहाँ क्या क्या गुल खिलाएगा और मेरी बने बनाए इज्जत में दाग लगाएगा। अभी मैं इन्हीं बातों में उलझा हुआ था कि मेरे ख्याल गुजरे हुए कल की तरफ भागने लगे। हमारी 10 साल की शादीशुदा जिंदगी में सैकड़ों बार रानो ने मुझे दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, लेकिन मैं हमेशा उसे तसल्ली दिया करता, रानो हिम्मत रखो, तुम्हारी गोद जरूर हरी होगी। आखिर इतने सालों के बाद महेश की शक्ल में एक खूबसूरत लड़के ने जन्म लिया। उस वक्त हमारी खुशियों का कोई ठिकाना न था और घर वाले तो फूले न समा रहे थे। लेकिन रानो को ये खुशियां रास न आईं और वह 2 साल के महेश को हमारे बीच छोड़कर इस जहान से कूच कर गई। इस भरी पूरी दुनिया में मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगा, पर महेश ने मुझे कभी कुछ सोचने नहीं दिया। तभी तो दोस्तों के मशवरे के बावजूद मैंने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया। महेश की परवरिश करते हुए हंसते खेलते मेरा वक्त गुजरने लगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि कई दिनों से शहर में दंगों के से हालात हो रहे थे। दोबारा जब दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई तो मैं उठकर दरवाजे तक पहुंच गया। जो ही दरवाजा खोला, सामने एक औरत को देख हैरान रह गया। अभी मैं उससे कुछ पूछता कि उसने बिना झिझक कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया और मेरे सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। किसी तरह मेरे पति को बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए, कहते हुए उसने मेरी ओर देखा। क्या हुआ है आपके शौहर को, और कहाँ है वह, कुछ तो बताए। मेरे पति जख्मी हालत में उधर झाड़ियों के पास पड़े हैं, उसने इशारे से बताया। बैठ जाओ, घबराने की कोई बात नहीं, मैंने उसे दिलासा दिया। चाचा जी, पहले उन्हें ले आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई आ न जाए। उसकी घबराहट अपनी जगह ठीक थी और मैं भी यही सोच रहा था कि कहीं महेश आ न जाए, क्योंकि मैं जानता था कि वह भी दंगा करने वालों के साथ शामिल हो गया है। कुछ देर मैं खड़ा सोचता रहा, फिर उसके साथ दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और उसके शौहर को सहारा देकर कमरे में ले आया। वह ज्यादा जख्मी नहीं था, लेकिन अपने होशोहवास खोए हुए था। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, फिर घर में रखी दवा निकालकर मरहमटी करने लगा। फिर मैं उस औरत से बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा शौहर अभी ठीक हो जाएगा। सच, मेरे खाविंद ठीक हो जाएंगे। उसकी आवाज़ के साथ पहली दफ़ा मैंने उस औरत का भरपूर जायजा लिया, तो पता चला कि वह ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 साल की होगी। वह साड़ी में थी और पेट से थी। मैं कुछ सोचते हुए बोला, आपने बड़ी हिम्मत की, जो यहाँ आ गई। आपने कैसे यकीन कर लिया कि आपको यहाँ पनाह मिल जाएगी? मुझे मालूम है कि आप कौन हैं। कई सालों तक आप पलामू में हमारे पड़ोसी थे। पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ आई हूँ, तब से आपसे मिलना चाह रही थी। कल इन पर दफ्तर से आते हुए हमला हो गया, जिससे ये जख्मी हो गए। वह तो इनके ऑटो रिक्शा के ड्राइवर की मेहरबानी थी कि उसने किसी तरह इन्हें बचाकर अपने घर में रखा। फिर अंधेरा होते ही उसने हमारे कहने पर यहाँ तक पहुँचा दिया। अब मैं आपके सामने हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं चाचा, मैं आपके पड़ोसी रहमान की बेटी आयशा हूँ। इतना सुनते ही मैंने उसे सीने से लगा लिया और भरे गले से बोला, इतनी बड़ी हो गई बिटिया, मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। बैठो बैठो, आराम से बैठो। तभी मुझे याद आया कि शायद ये लोग भूखे होंगे, इसलिए आयशा से बोला, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। और हाँ, अंदर से दरवाजा बंद कर लो और जब तक मैं न कहूँ दरवाजा मत खोलना। इतना सुनते ही वह घबरा कर बोली, कोई आने वाला है क्या? नहीं, कोई नहीं, हो सकता है महेश लौट आए। अरे महेश भाई, तब तो मेरी परेशानी यूं ही दूर हो जाएगी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि इसे कैसे बताऊं कि मुझे इस वक्त खतरा महसूस हो रहा है तो सिर्फ महेश से ही। मैं इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ रसोई की तरफ चला गया। अभी मैं ऑमलेट बना ही रहा था कि दरवाजे पर स्कूटर के रुकने की आवाज़ सुनकर एकदम घबरा गया। इससे पहले कि महेश दरवाजा खटखटाता, मैंने किवाड़ खोल दिए। क्या बात है बापू, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। महेश अंदर दाखिल होते ही मुझसे बोला। नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सारा दिन घर से गायब रहे, इसीलिए परेशान था। शायद यही वजह है कि आप मेरे कमरे की खिड़कियां बंद करना भूल गए। अच्छा, पहले मैं आपके कमरे की खिड़की बंद कर दूं, फिर बातें करेंगे। मैं बंद कर देता हूँ। तुम जरा रसोई में ऑमलेट देख लो। महेश जैसे ही रसोई की तरफ गया, मैंने धीरे से कहा, आयशा बेटी, दरवाजा खोलो। जैसे ही आयशा ने दरवाजा खोला, इससे पहले कि मैं भीतर दाखिल होता, महेश तेजी से पलटकर दरवाजे के दोनों पट खोलकर मेरे सामने खड़ा हो गया। तो ये बात है, आपने जालिमों की संतानों को यहाँ छिपा रखा है, कहकर महेश मुझे घूरने लगा। अचानक आयशा बोल पड़ी, अरे महेश भाई, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आप ही की मुन्हा बोली बहन आयशा हूँ। मेरी कोई बहन बहन नहीं। तुम विधर्मी की औलाद मेरी बहन कैसे हो सकती हो? फिर वह चीख कर मुझसे बोला, आपने अपने घर में एक मुस्लिम को पनाह देकर अच्छा नहीं किया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह छुरा निकालकर मेरे सामने खड़ा हो गया। ये देखकर आयशा के मुंह से चीख निकल गई और वह भागकर मेरे पीछे चली आई। मैं महेश के सामने गिड़गिड़ाने लगा, इसने तुम्हारी माँ की कोख से जन्म तो नहीं लिया, लेकिन इसका बचपन मेरी ही गोद में गुजरा था। कुछ भी हो बापू, ये है तो एक मुस्लिम की औलाद ही। इन्होंने हमारे कितने ही मंदिरों को तोड़ा है, हमारी कौम का खून बहाया है, हमारे मंदिरों की दौलतों को दोनों हाथों से लूटा है। मैं इसे कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ? मैं जानता था कि यह महेश रोज ऐसे लोगों में उठता बैठता है, जो रात दिन हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। पुलिस वाले डर के मारे उन्हें कुछ नहीं कहते, किसी से भी कुछ भी छीन लेते हैं, कभी चंदे के नाम पर, कभी गाय के नाम पर। होटलों में मुफ्त खाना खाते हैं, पैसे मांगने पर धमकी देते हैं, शोर मचा देंगे कि मीट में गौमांस मिला है। बेकार की बातें मत करो महेश, देखते नहीं, इसका शौहर जख्मी है और आयशा की हालत भी देखो बेटे, इसे तो मजहबी नज़र से भी रहम और पनाह चाहिए। इन दोनों पर तुम रहम खाओ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं बापू, इससे पहले कि इस धरती पर एक और विधर्मी जन्म ले, मेरी कौम का एक और कातिल पैदा हो, मैं इसका वजूद मिटा दूंगा। आप सामने से हट जाए। आयशा मेरे पीछे छिपी थरथर कांप रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक तरफ इकलौती औलाद थी और दूसरी तरफ मेरे उसूल थे। मेरे दिलो दिमाग में एक हलचल सी मची हुई थी। मैंने एक बार फिर महेश को समझाने की कोशिश की, अगर इन्हें मारना है तो पहले मुझे मारो, क्योंकि मेरे दादा ने भी आज़ादी की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इसके दादा ने भी। हिंदुस्तान के बंटवारे पर दोनों ने आंसू बहाए थे और इसके पूरे खानदान के पाकिस्तान चले जाने के बावजूद ये लोग मेरी वजह से पलामू में वतन की मिट्टी से चिपटे रहे। महेश, इन्हें अपनी धरती माँ से बहुत प्यार है रे। इन्होंने हिंदुस्तान इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि ये मजहब की बुनियाद पर दिलों का बंटवारा नहीं चाहते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही मुझे अजीज हैं। यही सोच मैंने तुम्हें भी दी, लेकिन न जाने मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई कि तुम्हारे जीने का नजरिया ही न जाने किन लोगों के बीच बैठकर बदल गया। मेरी इतनी बात सुनकर वह सकते में आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उसकी दीवानगी में कोई कमी नहीं आई है। फिर न जाने मुझ में कहाँ से अचानक ताकत सी पैदा हो गई। मैंने लपक कर महेश के हाथ से छुरा छीन लिया और चीख कर बोला, आयशा को अगर हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। मेरी बात सुनकर महेश ने एक जोरदार ठहाका लगाया, तो क्या आप एक मुस्लिम को बचाने की खातिर अपने इकलौते बेटे को मारेंगे? और फिर वह हंसने लगा। ये तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वह आहिस्ता आहिस्ता आयशा की तरफ बढ़ा। छुरा आपके पास है तो क्या हुआ, मैं अपने हाथों से इसका गला घोंट दूंगा। जैसे ही महेश आयशा की तरफ बढ़ा, मैंने छुरा चला दिया। इससे पहले कि वह आयशा को हाथ लगाता, एक दर्दनाक चीख की आवाज गूंज उठी और दूसरे ही पल महेश टकराकर मेरे कदमों में गिर पड़ा। कुछ पलों तक मैं वहीं खामोश खड़ा खून में लथपथ उसको देखता रहा, फिर बोला, आयशा बेटी, ऐसी वहशी औलाद से बेऔलाद रहना बेहतर है। फिर महेश की लाश पर निगाह डालकर मैं आयशा के साथ दूसरे कमरे में चला गया। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।